आपके बुक में एग्जाम्पल्स के रूप में जो भी गिवन है, पहला है फायरिंग ऑफ बुलेट, फायरिंग ऑफ बुलेट फ्रॉम ए गन। ये आपने एग्जाम्पल जब मैं 11th में पढ़ता था तो मैंने किया, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने खुद भी किया होगा कि एक गन से जब फायर होता है तो अगर ये बुलेट का मास m है और इसकी वेलोसिटी v है और इस गन का मास m है, तो ये किस वेलोसिटी से बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश होगी, इस पे सम आपने किए होंगे। क्योंकि जब गन फायर नहीं हुई थी तो उस समय उसका टोटल मोमेंटम 0 था। तो अब क्योंकि फायर हुई, एक एक्शन हुआ, तो mv इसका मोमेंटम हो गया और प्लस mv इसका मोमेंटम हो गया, गन का मास इनटू वेलोसिटी ऑफ गन इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। तो पीछे की तरफ जो धक्का लगता है उसकी जो वेग है या वेलोसिटी है वो v है, तो इसका लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी mv बैकवर्ड डायरेक्शन में है, और इसका जो डायरेक्शन है बुलेट का जिसका कि मास m है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो दोनों का मिला के मोमेंटम 0 हुआ। और ज्यादातर किस वेलोसिटी से उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मतलब आएगी, ये ज्यादातर क्वेश्चन में निकलवाते हैं। तो mv इक्वल टू माइनस mv हो जाएगा या v इक्वल टू माइनस mv अपॉन m। तो इस तरीके से इन्होंने दे दिया है, जो कि आपने 11th में पढ़ा है। आई थिंक मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से दूसरा इन्होंने दिया हुआ एग्जाम्पल डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हिंदी वाले जानते हैं नाभिक है, नाभिकीय विखंडन, डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है जब, है ना। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपने यूरेनियम का एग्जाम्पल देके कोई प्रॉब्लम करी होगी, अगर करी होगी तो उसका थ्योरेटिकल इन्होंने यहाँ दिया हुआ है। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रॉकेट प्रोपल्सन आज करा दूँ, टाइम बचाने के लिए हम केवल आपको नाम बताते हुए चल रहे हैं। इसी तरीके से मोशन ऑफ टू मासेस कनेक्टेड बाय स्प्रिंग, masses of two springs two masses, सॉरी स्प्रिंग तो एक होगा, two masses by a, ये मोशन है, मोशन ऑफ मास बाय माने एक स्प्रिंग लगा हुआ है और उसके बाद अगर दो मासेस दोनों किनारों पे लगे हुए हैं और इनको या तो खींच के छोड़ दो या कंप्रेस करके छोड़ दो, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है, ये आपने पढ़ा है। लेकिन हम सिंपल हार्मोनिक मोशन इसमें स्टडी नहीं कर रहे हैं। एक का मास m1 और दूसरे का मास m2, इसकी वेलोसिटी v2 और इसकी v1 हमने कंसीडर कर। तो अब इसमें भी वही होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू 0। तो इससे आप सम कर सकते हो।
और इसको अपने आप करिए, इनकी प्रॉब्लम्स करिए, प्रॉब्लम हम जो भी है कराएंगे। सीधे सीधे से अब मैं मोशन ऑफ रॉकेट पे आ रहा हूँ, आपको करना होगा अपने आप। कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं तो कराऊंगा ही इसको, फिर बात है। और एक जो सूचना ये है कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि जो यूनिट 2 है, जो सबसे पहले मैंने पढ़ाई है, जिसमें इलास्टिसिटी और रोटेशनल मोशन है, उसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट 28 या 29 को मैं यहीं कॉलेज में लूँगा। अनाउंस मैंने जनरली कर दिया है, आपस में आप बता दीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हम डाल देंगे। वो जो पीरियड भर का है 25 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव, दूरी बनाए रखने के लिए कुछ को यहाँ, ये बगल में जो लैब है वहाँ बिठा के करवाइए, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी करके दीजिए ताकि हम आपको छांट सकें कि कौन कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो पूरी जान लगा दीजिए अपनी तैयारी, ठीक है। खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए। यूनिट 2 मैं बहुत सारा सिलेबस नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ यूनिट 2। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन ऑफ ए रॉकेट। मोशन ऑफ ए रॉकेट। आपने रॉकेट के बारे में सुना तो है ही। ये एक तरीके से किसी सैटेलाइट को लॉन्च करने का बेस्ट व्हीकल है। इसके पीछे क्या फिजिक्स छुपी हुई है ये हमें जानना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो रॉकेट मूव कराया जाता है या लॉन्च किया जाता है, उसमें बहुत छोटा पोर्शन होता है रॉकेट का, और मैक्सिमम उसमें फ्यूल भरा होता है। क्या भरा होता है? फ्यूल। 2 टाइप के रॉकेट होते हैं, एक सॉलिड फ्यूल रॉकेट्स होते हैं, सॉलिड फ्यूल रॉकेट्स, और एक लिक्विड। इसकी समरी माइंड में रखनी है तो ऑब्जेक्टिव आना है पेपर। जो सॉलिड फ्यूल रॉकेट होता है, यही नाम तुमको दिमाग में बैठाने हैं। इसमें जो है गन पाउडर यूज किया जाता है, गन पाउडर। और इसमें जो यूज किया जाता है लिक्विड हाइड्रोजन है ना। इसमें नो नीड ऑफ ऑक्सीडाइजर, नो नीड ऑफ ऑक्सीडाइजर, ठीक है। इसमें ऑक्सीडाइजर के रूप में यूज करते हैं हम ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में, या H2O2, या फिर HNO3 नाइट्रिक एसिड। इन तीन को यूज करते हैं। एक्चुअली हमें फ्यूल जलाना है इसमें, और फ्यूल जलाने के लिए ऑक्सीजन की या ऑक्सीडाइजर की जरूरत होती है। गन पाउडर में क्या खास है कि ये फ्यूल का काम करता है और साथ में ऑक्सीडाइजर का भी काम करता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजर का काम गन पाउडर के साथ होता है, लेकिन जो बेटर, जो टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूल है वो लिक्विड फ्यूल माना जाता है। इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो बेटर होती है। ज़्यादातर लिक्विड फ्यूल रॉकेट्स ही हम लोग उपयोग में लाते हैं। आप लिक्विड हाइड्रोजन या पैराफिन भी यूज़ करते हैं। लिक्विड हाइड्रोजन को लिक्विड फॉर्म में लो टेम्परेचर पर रखा जाता है और उसको हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। ऑक्सीडाइज़र के रूप में या तो ऑक्सीजन ले लेते हैं, या H2O2 ले लेते हैं, या फिर नाइट्रिक एसिड HNO3 ले लेते हैं। ये काम कैसे करता है ये भी आप जान लीजिए। इसमें पीछे एक जेट की व्यवस्था होती है। क्या होता है? जेट। और इसको
जेट प्रोपल्सन के सिद्धांत पे काम करता है। जेट प्रोपल्सन कहलाता है। क्या कहलाता है? जेट। और ये इसके अंदर होता क्या है कि मान लिया एक बक्सा नुमा है ये, और इसमें ये बर्निंग शुरू की जाती है। बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके बहुत सारी जो है गैसेस इकट्ठी होती हैं, उनका प्रेशर बनता है। जब बहुत प्रेशर हो जाता है तब वहां से वेरी हाई वेलोसिटी से गैसेस इजेक्ट होती हैं, गैसेस ये बाहर निकलती है। मतलब सामान्य प्रेशर पे वो जेट खुलता ही नहीं। उस समय जब एक उसकी टेक्नोलॉजी से उसको टेक्नोलॉजी से बनाते हैं कि बहुत हाई स्पीड से, जब तक हाई स्पीड नहीं होगी तब तक रॉकेट काम नहीं करेगा, तो ये बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से गैसेस इजेक्ट होती है। अब ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे आधारित है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि एक जो फोर्स है वो डेवलप होता है। एक और चीज आप रॉकेट के बारे में जान लीजिए, इसको मिटा दूं। दो टाइप के होते हैं, सॉलिड फ्यूल रॉकेट्स और लिक्विड फ्यूल रॉकेट्स, दो ही टाइप के होते हैं। मोस्टली हम लिक्विड फ्यूल रॉकेट्स को प्रीफर करते हैं। लिक्विड फ्यूल रॉकेट्स में ये नाम भी आपको याद रखने होंगे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि लिक्विड के रूप में लिक्विड पैराफिन या लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, और ऑक्सीडाइजर के रूप में या हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ करते हैं, H2A2 जिसको कहते हैं, या फिर नाइट्रिक एसिड HNO3 यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ ये है जो इसमें खास बात है, जो जेट प्रोपल्सन है ये पूरे तरीके से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे आधारित है। इसको न्यूटन्स थर्ड लॉ भी कहते हैं कि एक अगर एक्शन ये है तो ये रिएक्शन है। वैसे मैं कह ही चुका हूं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज इक्विवेलेंट टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऑब्जेक्टिव में अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ भी दिखाई देता है और वो भी दिखाई देता है तो दोनों चीज़ें मानी जाती हैं, लेकिन आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें ओनली वन चॉइस इज करेक्ट। आपको या तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन मिलेगा या फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मिलेगा। दोनों ही बातें सही हैं, दोनों को एक ही मान के आप चलेंगे। जो खास बात है, पहले तो हमने इसकी जो पीछे फिजिक्स और टेक्नोलॉजी जो छिपी हुई थी, उसका जो बेसिक है टेक्नोलॉजी का, उसके बारे में आपको बताया। एक्चुअली ये केस ऑफ वेरिएबल मास है, केस ऑफ वेरिएबल मास है, वेरिएबल मास। खास बात ये हमने कहा कि इसका मास m है। मैं रॉकेट जब चल रहा है उस समय मास मैंने m कहा है। इनिशियल मास हम इसका m नॉट मान लेते हैं। लेट इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट इज m। और जब वो किसी टाइम t पे हमने मास की बात करी वो m, और उस समय उसकी रॉकेट की वेलोसिटी ऊपर जाने की वो v, क्या है v। कोई प्रॉब्लम? अगर हम यहां पे इस पे लगने वाले फोर्स की गणना करना चाहें, d/dt ऑफ mv लिखना चाहें, तो आप इसका जो डिफरेंशिएशन है वो कैसे करेंगे? हमने अभी क्या लिखा है? केस ऑफ वेरिएबल मास। हम मोस्टली अभी तक करते क्या है कि मास को कांस्टेंट मान के बाहर निकाला, m इंटू dv/dt करते थे। अब की ऐसा नहीं करेंगे, हम m इंटू dv/dt तो करेंगे, साथ साथ v इंटू dm/dt, ये फोर्स होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हम मान सकते। कोई प्रॉब्लम समझने में? वेरिएबल मास है क्यों, ये भी सोच लीजिए। जब ये गैसें जलेंगी
तो फ्यूल तो घटेगा, लगातार इसका मास घटता जाएगा। जैसे जैसे फ्यूल जलेगी गैस में कन्वर्ट होगी, गैस जेट के थ्रू बाहर निकलेगी। गैसेस जो है जेट के थ्रू या नोजल उसका बना हुआ है उससे बहुत तेजी से बाहर निकलेगी। तो उतने ही अमाउंट में और बर्निंग होती जाएगी, जितनी निकलती जाएंगी। जब तक फ्यूल रहेगा तब तक वो सर मेंटेन रहेगा जो जेट की डिज़ाइन बनाई गई है उसके हिसाब से, और कंटिन्यूअसली वो अपनी वेलोसिटी को मेंटेन करेगा। और जो बर्निंग के उपरांत जो गैसेस मिल रही हैं जेट के थ्रू बाहर जा रही हैं, लगातार बर्निंग हो रही है, लगातार रिड्यूस हो रहा है। हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मास भी डिफाइन कर सकते हैं, dm/dt है, टाइम के साथ साथ ये होता है। इसको चूंकि रिड्यूसिंग है -m लिख सकते हैं, -m = dm/dt। एक चीज और, हमने एक वेलोसिटी मान ली है गैसेस के बाहर निकलने की स्मॉल v, और इसके ऊपर बढ़ने की जो थ्रस्ट है एक एक्शन के रूप में है तो दूसरा रिएक्शन के रूप में। जैसे कि आप बुलेट फायर करते हो तो बुलेट आगे की ओर जाती है तो जो गन है या बंदूक है वो पीछे की ओर धक्का लगता है। बिल्कुल वही चीज यहाँ हो रही है। यहाँ बुलेट तो नहीं निकल रही है, हॉट गैसेस वेरी हाई वेलोसिटी से, वेरी हाई वेलोसिटी, ये जरूर ध्यान रखना। जेट प्रोपल्सन का मतलब ही वही है। सारी जो टेक्नोलॉजी है वो जेट में छिपी हुई है, और उसकी जो बाहर जो हमारा जो मटेरियल है कि इतनी हीट होने के बाद भी पिघले नहीं, व्यवस्था ऐसी बनी रहे, प्रेशर उसका मेंटेन रहे, और उससे गैसेस एक वेलोसिटी से निकलती है। सबको समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम dm/dt = -m लिखें। इसकी वेलोसिटी हम v कहें और इसकी v कहें, तो जो वेलोसिटी है हम जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स इस गैसेस के हिसाब से निकालना चाहते हैं थ्रस्ट, तो क्या क्या फॉर्मूला लगाएंगे? वेलोसिटी इनटू चेंज ऑफ मास लगा देते हैं। क्या लगाएंगे? dm/dt इनटू -v। ये देखिए आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से इसको प्लस मानेंगे, इसको माइनस, ऊपर प्लस। हमने कोई एक तो हमें साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा, हमने ये ले लिया है। कोई किसी को समस्या? हमने ऊपर वाली माने रॉकेट के चलने की स्पीड को कैपिटल V ले लिया और गैस वाले को स्मॉल v ले लिया। तो जो थ्रस्ट है जो हमने ये निकाला है थ्योरेटिकली वेरिएशन के लिए, वही चीज ये भी है। तो ये टू कह सकते हैं जो थ्रस्ट है, ये आपस में एक दूसरे के बराबर तो है ही। भाई हमने ये सिचुएशन जो भी है गैस के बर्निंग मतलब फ्यूल के बर्निंग से गैसेस के निकलने से जो मोमेंटम चेंज हो रहा है उतना ही मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन में चेंज होगा, और वही मोमेंटम चेंज कारण बनेगा रॉकेट के ऊपर जाने का। समझ गए ना? जेट प्रोपल्सन का मतलब यही है। इस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम की बात इसमें लागू होती है। ठीक है? जब भी मोमेंटम चेंज होगा उसके बदले में आपके सामने फोर्स खड़ा हो जाएगा। बिना फोर्स के मोमेंटम चेंज नहीं होता, ये न्यूटन का नियम कहता है। इफ देयर इज ए चेंज इन मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो वन फोर्स इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, अब मोमेंटम कंजर्व रहे तो उतना ही अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। समझ गए? तो हमने दो बातें अगर ये समझ ली हैं, पहले तो हमने रॉकेट के बारे में आपको दिमाग में बैठाया कि रॉकेट क्या होता है। ये सिर्फ एक्चुअल डायग्राम नहीं है रॉकेट का, एक हमने ऐसे ही एक लाइन डायग्राम बना दिया है और इसमें बता दिया है कि एक नीचे की ओर गैसेस निकलती है, ऊपर की ओर ये सबको पता है कि रॉकेट हमेशा स्पेस में छोड़ा जाता है।
आप और भी अच्छे से जानते होंगे, जो हमने नहीं बताया है, ये एक बेस्ट व्हीकल माना जाता है स्पेस में किसी सैटेलाइट वगैरह को छोड़ने के लिए। सैटेलाइट के उपयोग आपको पता है ना? बहुत ज़्यादा सैटेलाइट के मामले में इंडिया आगे है। सैटेलाइट की लॉन्चिंग के मामले में सैटेलाइट का उपयोग करती है, उसका बिजनेस भी होता है। जितना भी कम्युनिकेशन वगैरह है, वेदर फोरकास्टिंग है, सैटेलाइट्स के थ्रू ही होता है। और बहुत सारी जो रिसर्चेज होती हैं वो भी अच्छे से जानते हैं। तो हम लोग इसकी फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों एक ही होंगी। तो हम इसको मिटा दूं और इसको सॉल्व करते हैं, तो रॉकेट की जो स्पीड होगी उसका हम फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने 2 इक्वेशंस लिखी। हमने लिखा m dv/dt, ये इससे निकल के आया था, m dv/dt प्लस v dm/dt इक्वल टू, इसको अलग अलग कर लेते हैं, माइनस v dm/dt प्लस v dm/dt। अब ये तो ये कैंसिल हो गए, v dm/dt, है ना? हो गए कि नहीं हो गए? तो क्या बचा? m dv/dt इक्वल टू माइनस v dm/dt। ठीक है? सिंपली हम ये भी कह सकते हैं ये v जो है, ये ध्यान रहे, v कांस्टेंट होता है, ये ध्यान रहे। ये v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इजेक्टिंग गैसेस थ्रू जेट। ये नोजल की डिजाइन उसी हिसाब से बनाई जाएगी। v वेरिएबल नहीं है, ये m वेरिएबल है। समझ गए? सब समझ गए नहीं? तो अब हम क्या करें, हम dt भी चले गए, dv इक्वल टू हो जाएगा माइनस v dm/m। यही हुआ सर, सिंपली इतना ही तो आया। अब अगर हम निकालना चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, हमें v में ही इंटरेस्ट है कि रॉकेट कितनी स्पीड से हमारा जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट करा दीजिए। ठीक है? अब इसमें dv का इंटीग्रेशन हो गया v, और माइनस v dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। तो v log m। ये ध्यान रहे कि जो आप लोग टेबल देखते हो अपनी किताबों में, वो उसका बेस 10 होता है, लेकिन नेचर ने जो लॉग का बेस दिया है वो e होता है। आपको सबको पता है। अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है? जब हमारा when t इक्वल टू 0, m इक्वल टू कितना था? m0। तो हमने m0 लिख दिया। तो v इक्वल टू माइनस v log m0। और हाँ, इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल टू v0 रही होगी। मोस्टली क्या होता है कि रॉकेट रुके में ही लॉन्च किया जाता है, तो वो 0 भी ले सकते हैं। अगर हम 0 ले लें तो v0 के बजाय हम 0 भी ले सकते हैं प्लस c, या हम v0 मान लेते हैं, बाद में 0 कर लेंगे। तो c की वैल्यू कितनी आ रही है? c इक्वल टू v0 प्लस v log m0 बेस। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, अब क्या इसमें वैल्यू रख देते, यहां पे जब हम रखेंगे v0 प्लस v0 क्या था? v0 प्लस v log, ये v छोटा वाला है, ये वाला है log e बेस है m0 प्लस c, या इसी को हम c की जगह पे, नहीं c तो ये हो गया,
और ये चीज और आएगी माइनस v log m नॉट। अब इन दो को इकट्ठा कर सकते हो आप, ये m log m माइनस log n, log m अपॉन, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू v नॉट प्लस log बेस v log m नॉट अपॉन n। यही फॉर्मूला है फाइनल टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। समझ गए? कोई क्लास में बच्चा ऐसा है, मैं v नॉट को पहले 0 मान लेता हूं, लेट v नॉट इक्वल टू 0, तो ये फॉर्मूला क्या होगा, इसको मिटा दूं ऊपर, ये जो फॉर्मूला है वो होगा v इक्वल टू v log m नॉट अपॉन n। ये है स्मॉल v, आपको पता ही है, जो गैसेस इजेक्ट होती हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि कितनी भी आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लो, जो सन का टेम्परेचर है वो तो आपको पता है बहुत ज़्यादा होता है, उतना हाई टेम्परेचर फ्यूल को बर्न करके नहीं अचीव किया जाता। नॉर्मल फ्यूल जब तक न्यूक्लियर रिएक्शन से इन्वॉल्व होते हैं तब कहीं वो टेम्परेचर हो सकता है। तो जो हमारा आपने पढ़ा होगा उसमें थर्मोडायनेमिक्स में कि मैक्सिमम वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो VRMS होती है √3RT/m, पढ़ा? तो उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये देखा गया है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर v की मैक्सिमम वैल्यू 2 किलोमीटर पर सेकेंड हम कर सकते हैं, 2 किलोमीटर पर सेकेंड, इससे ज़्यादा हम स्पीड नहीं कर सकते। ठीक है, मैक्सिमम 2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड हम जेट के थ्रू गैसेस को इजेक्ट करवा सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो हमारा रॉकेट है इसमें साफ साफ ये दिख रहा है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल v है, दूसरा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log m नॉट अपॉन n। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा होगा m नॉट अपॉन m उतना ही ज्यादा ये v अचीव किया जा सकता है। तो ये देखा गया है कि भाई रॉकेट भेज रहे हैं जीरो, तो उसका मास सिर्फ हम फ्यूल तो भेज नहीं सकते, हमें रॉकेट के साथ जो मतलब की चीज़ है वो भेजनी है। तो मैक्सिमम जो है 90% फ्यूल किया जा सकता है। यानी अगर लास्ट में 1 बचता है तो ये वो होता है, तो 10:1 कर सकते हैं। अच्छा, कोई क्लास में बच्चा ऐसा है कि log e बेस को 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करें? 2.3026। तो अब अगर आप ये 2 किलोमीटर पर सेकेंड करते हो, अभी मैं और कह रहा हूं v इक्वल टू कितना अचीव किया जा सकता है? एक तो 2.3026 लिखता हूं और v log m नॉट n की वैल्यू हमने 10:1 कर दी, तो log 10 कितना होता है 10 बेस में 1, तो ये तो 1 हो गया। और ये कितना है? हमने कहा 2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड अचीव की जा सकती है। तो कितना हुआ? इसको हम राउंड हटा देते हैं, 2.3 into 2 4.6 किलोमीटर पर सेकेंड। यही तो हुआ। कुछ क्लियर हुआ कि अगर आप रॉकेट को बढ़िया से बढ़िया तरीके से भेजना चाहते हो स्पेस में, तो जो मैक्सिमम स्पीड अचीव कर सकते हो ये भी रट लो, 4.6 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन कुछ बातों को हम और याद दिलाना चाहते हैं आपको। जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, 2 चीजें पढ़ी होगी।
एक ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसको हिंदी वाले जानते हैं कक्षीय वेग कहते हैं, कक्षीय। और एक दूसरा होता है पलायन वेग। पलायन वेग पृथ्वी से किसी सैटेलाइट को भेजने के लिए किसी ऑर्बिट में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपने सॉल्व की होगी, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड होती थी स्पीड। पढ़ा आपने? 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। और दूसरा पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जिसको आप जानते हो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी पृथ्वी की कक्षा में घूमने के लिए जो हमें सैटेलाइट को भेजना है, उसके लिए इतनी स्पीड चाहिए। और दूसरी तरफ किसी बॉडी को एस्केप कराने के लिए, जो कि फिर वापस कभी ना लौट के आए, इसी को तो एस्केप कहते हो। ये वापस क्यों लौट के आती है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आपने पढ़ा है। तो अब आप समझ लीजिए कि इतनी सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के बावजूद हम कितनी स्पीड अचीव कर पाए। ना तो ये इसके बराबर है, ना ही इसके बराबर। एस्केप भी कराने में सक्षम नहीं है। हाँ, महाभारत में जरूर आपने सुना होगा कि भीम ने हाथी भेज दिए थे, वो कभी लौट के नहीं आए थे। अब रॉकेट से भी टेक्नोलॉजी उनकी ज्यादा रही है ना। अब रास्ता क्या है हमारे पास? कैसे हम स्पीड बढ़ाएं? इसको स्पीड बढ़ाने के लिए हम रॉकेट की स्टेजेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रॉकेट की स्टेजेस। आपको मैंने कारण बताया कि जो हमने थ्योरेटिकली देखा, इतना आसान नहीं होता स्पेस में चीजों को प्रॉपर तरीके से भेजना। और रॉकेट प्रोपल्सन का जो थ्योरेटिकल अप्रोच था, उसको मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की। तो होता क्या है कि हम लोग मल्टी स्टेज रॉकेट्स की निर्माण करते हैं। मल्टी स्टेज रॉकेट्स, ठीक है। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? बेसिक फॉर्मूला, जिसमें हमने v नॉट को 0 कर दिया था। ये v नॉट प्लस v log m नॉट अपॉन, ये है बेसिक। होता क्या है कि रॉकेट में हम व्यवस्थाएं ऐसी करते हैं कि एक स्टेज लगाई, फिर दूसरी स्टेज लगाई। भले सारी व्यवस्थाएं जो फ्यूल चैम्बर जिसमें गैसेस बर्न होंगी उसमें वो लगा होगा, ये सब कुछ यहाँ होगा, फिर दूसरे स्टेज में होगा, ऐसे तीसरे स्टेज में होगा। मतलब इस तरीके से हम एक चेन ऑफ इंजन का मतलब ही वही है कि बर्निंग चैम्बर उसमें बनाया जाएगा जिसमें जेट लगा होगा। जब एक स्टेज, ये 4.6 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड हमने अचीव करी थी, तब जब 10:1 था। निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि जब हम मल्टी स्टेज रॉकेट्स यूज करेंगे, 3 स्टेज में अगर होगा, तो क्या 10:1 पहले में अचीव कर पाओगे? मुझे नहीं लगता आप अचीव कर पाओगे, थोड़ा कम रहेगा। हम 4.6 के बजाय एक लगभग मैं आपको आइडिया देता हूं। सपोज करते हैं कि आपने पहले स्टेज में 4 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड अचीव कर पाई, और दूसरे वाले स्टेज में फिर आपने 4 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड अचीव कर ली। ये तो आपकी v नॉट बन गई पहले स्टेज में। जब ये काम खत्म होगा, ये डिटैच हो जाएगा, टेक्नोलॉजी के थ्रू इसमें स्टार्ट हो जाएगा बर्निंग, और ये काम करने लगेगी। तो तब 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड लगभग अचीव कर ली। यानी लॉन्चिंग के लिए हमने जो चाहिए था वो कर लिया। और स्पीड बढ़ानी है तो आप 3 स्टेज लगा दीजिए। वो उसकी कैलकुलेशन, जो फाइन कैलकुलेशंस है, वो करके हमने नहीं आपको दिखाई, बट यू कैन अचीव दिस।
समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से हम आपको समझ में आ गया कि सिंगल स्टेज रॉकेट की बेसिक थ्योरी आपने पढ़ी, उसका फॉर्मूला भी निकाला। सबसे बड़ी चीज है, 2-3 बातें हैं। एक जेट प्रोपल्सन आप याद रखिए। जेट का मतलब क्या होता है? एक हाई फिक्स्ड वेलोसिटी से हॉट गैसेस का इजेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का उसमें लगना। ठीक है। उसके भी पहले की जो सबसे बड़ी चीज ये है कि केस ऑफ वेरिएबल मास, इसमें डी एम वी अपॉन डी टी को एम डी वी अपॉन डी टी ना करके हम एम इंटू डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी भी करेंगे, बिकॉज मास इज नॉट कॉन्स्टेंट, मास इज ऑल्सो वेरिएबल। इसमें एक ही चीज कॉन्स्टेंट आप शुरुआत में लेंगे, वो होगी, क्या होगी? जो जेट की बनावट इस ढंग से है कि जब वो स्पीड होगी तभी उससे नोजल से या जेट से गैसेस निकलेंगे। उस फॉर्मूले को हम लोगों ने अचीव किया। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने ये एकदम एक्यूरेट फॉर्मूला नहीं निकाला है। अभी एक कमी और कर दी, क्योंकि इकट्ठा लेके चलते तो आप कंफ्यूज होंगे। बुक में भी उसी ढंग से किया हुआ है कि हमने जब बेसिकली क्या किया था, डी एम वी अपॉन डी टी इक्वल टू डी एम अपॉन डी टी माइनस वी प्लस वी, यही तो इक्वेट करा के निकाला था। इसी को हमने फैला के लिख दिया था एम डी वी अपॉन डी टी प्लस वी डी एम अपॉन डी टी। लेकिन सच्चाई ये है कि जब रॉकेट हम भेज रहे होंगे तो एक एमजी फोर्स उसके मास की वजह से डाउनवर्ड फोर्स भी तो होना चाहिए था। अगर हम इसमें यहां शामिल कर लेते हैं एमजी और इसको सॉल्व करते, अपने आप कर लीजिएगा सॉल्व। इसको सॉल्व करना क्या है, कुछ नहीं है, इसी को एक्सपेंड करोगे और आगे बढ़ाओगे। ये एन एन सब कैंसिल होने के बाद फाइनली जो फॉर्मूला निकलता वो v इक्वल टू v नॉट प्लस v लॉग एम नॉट अपॉन एम माइनस जी टी। ये फॉर्मूला भी लर्न कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। जितनी चीजें आप ये फाइनल फॉर्मूला है जिसमें हमने उसके वेट वाला फोर्स भी कंसीडर किया, क्योंकि इसके साथ जो हमने यूज किया है डाउनवर्ड थ्रस्ट के साथ mg को भी हमने यूज कर लिया है जो उसका वेट है। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा और 2 स्टेज 3 स्टेज रॉकेट के बारे में भी हमने आपको बताने की कोशिश की है। और इसमें देखिए ये क्या क्या लिख रहे हैं, क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है, यहीं पे हम ख़त्म करेंगे। इसमें बेस्ड जो सम्स हैं पीछे वो ज़रूर कर लीजिएगा, वो ऑब्जेक्टिव में उनके सॉल्यूशन भी आएंगे। थ्योरेटिकल तो जितनी बातें थी वो मैंने बताने की कोशिश की है। अब जो बुक में इन्होंने भाषा लिखी है जिसको आपको खुद पढ़ना होगा, मैं थोड़ा बहुत पढ़ के सुनाता हूँ। रॉकेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम, पहला सेंटेंस यही लिखा है। दूसरा सेंटेंस लिखा है ए रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जेट प्रोपल्सन। कभी कभी जेट प्रोपल्सन ही लिखा हो तो भी आपको उसमें से चूज कर लेना होगा ऑब्जेक्टिव में। फ्रॉम द वर्ड जेट वी मीन ए हाई वेलोसिटी ऑफ स्टीम और फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब जानते हैं आप, लिक्विड और गैस दोनों के लिए अप्लाई किया जाता है। मैंने द्रव और गैस दोनों के लिए फ्लूइड इस्तेमाल कर लिया। Issuing out of nozzle or orifice, as for example a jet of steam, a jet of gas, etc. The method of driving a body or machine through a agency of jet is called jet propulsion. अगर जेट का इस्तेमाल करके किसी मशीन को गति देना होता है तो उसी को जेट प्रोपल्सन कहते हैं। The principle of jet propulsion depends on the law of conservation of momentum, according to which the momentum of jet emerging from a body in the backward direction is equal and opposite to the momentum of the body in the forward direction. In a rocket, the fuel and oxidizer are burned in combustion chamber. उसको क्या कहते हैं? Combustion chamber.
कि कंबस्शन चैम्बर में फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को जलाया जाता है। द हीट ऑफ कंबस्शन मेक्स द प्रेशर वेरी हाई इनसाइड द चैम्बर, बहुत ज़्यादा प्रेशर उसके अंदर क्रिएट होता है। सो दैट ए जेट ऑफ हॉट गैसेज इमर्जेस फ्रॉम द टेल ऑफ द रॉकेट, रॉकेट की टेल से निकलता है with a very high exhaust velocity, and in consequence the rocket moves in the forward direction. According to the type of fuel used, rockets are classified as liquid fuel rockets, solid fuel rockets. In the former type of rockets, liquid hydrogen or liquid paraffin is employed as a fuel, and the liquid oxygen, hydrogen peroxide or nitric acid as oxidizer. In the solid fuel rockets, the fuel, that is gunpowder, itself contains the oxidizer, and therefore a separate combustion chamber is not needed. क्योंकि जब आप इकट्ठे करके ऑक्सीडाइजर नहीं रखा जाता है, उसमें दो अलग अलग में एक साथ साथ नहीं भर दिया जाता है, थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीडाइजर आता रहता है, थोड़ा थोड़ा फ्यूल आता रहता है और एक जगह बर्निंग होती रहती है। फिर इन्होंने ये मैथमेटिक्स लिखी है, इसको आप पढ़ लीजिए। हमने इसको यहीं पे